जय हिंद फ्रेंड्स। भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने पढ़ा वो था इंटर स्टेट रिलेशंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केंद्र और राज्य के बीच में एक टकराहट का मुद्दा था, आपातकालीन प्रोविजंस, आपातकालीन प्रावधान। तो उसी से रिलेटेड है और ये कोर टॉपिक है आपके प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम है आपातकालीन प्रावधान या इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस कुछ रिवाइज कर लेते हैं। कहाँ से लिया गया है ये भारत के संविधान में? जर्मनी के वाइमर गणतंत्र से आपातकालीन प्रावधान वहाँ से लिए गए हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। किस भाग में है ये? भाग 18, आर्टिकल 352 से 360 तक, अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक। इनका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? भारत की एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की सुरक्षा करना, ये इनका उद्देश्य है। मैंने आपको बता रखा है भारतीय संविधान की विशेषताओं में कि भारतीय संविधान सामान्य समय में किसकी तरह काम करता है? संघीय संविधान की तरह। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी प्रोविजन लागू होता है, आपातकालीन लागू होता है, उस समय वो संघात्मक से कैसे बदल जाता है? एकात्मक, बिना संविधान संशोधन के। ये भारतीय संविधान की यूनिक विशेषता है, अद्वितीय विशेषता है। पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश के संविधान में ऐसी विशेषता नहीं मिलेगी कि बिना संविधान संशोधन के संविधान का संघात्मक से एकात्मक हो जाना। ये भारतीय संविधान की अद्वितीय विशेषता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान में रखनी है कि कितने प्रकार के आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं भारतीय संविधान में। तो 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं भारतीय संविधान में। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। इसको क्या बोलते हैं? इसको राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन। और ये वित्तीय आपातकाल। इसको राज्यों में आपातकाल भी बोलते हैं। किस आधार पर ये लगते हैं तीनों? तो इनका जो लगने का आधार है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लगता है तो इसको बोलते हैं बाह्य आपातकाल, एक्सटर्नल इमरजेंसी। और अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगता है तो इसको बोलते हैं आंतरिक आपातकाल।
बात समझ में आ गई? ये कब लगता है? राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण ये आपातकाल लगता है। ये कब लगता है? जब भारत की वित्तीय साख पर खतरा हो, फाइनेंशियल क्रेडिट पर क्या हो? खतरा, दिवालिया होने के कगार पर देश पहुंच जाए, तब ये लगेगा। ठीक है, कुछ चीजें और ध्यान में रखनी है। इसके लिए संविधान में आपातकाल की घोषणा शब्द का प्रयोग किया गया। इसके लिए आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, ये जो सशस्त्र विद्रोह वाला कॉन्सेप्ट है, ये आया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1978। इसके पहले यहां पर कौन सा टर्म था? इसके पहले ये टर्म था आंतरिक अशांति। ये टर्म बहुत ही डिस्प्यूटेड था, कोई वेल डिफाइंड नहीं था, सुपरिभाषित नहीं था। और इसी आंतरिक अशांति को बेस लेकर के इंदिरा गांधी जी ने 1975 में आपातकाल लगाया था। तो जब उनका आपातकाल खत्म हुआ, उनकी सरकार, बाद में चुनाव हुए, उनकी सरकार जब अल्पमत में आ गई, विपक्ष में आ गई, तो जो जनता दल की सरकार थी, उन्होंने क्या किया, इस वर्ड को चेंज करके क्या कर दिया? सशस्त्र विद्रोह कर दिया। आंतरिक अशांति शब्द को ही हटा दिया। और उन्होंने क्या किया? एक तो ये चेंज किए, दूसरा ये चेंज किए कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल, जो प्रधानमंत्री की कैबिनेट होती है, की लिखित सिफारिश पर करेगा। मतलब वो रिटर्न में देंगे। यहां पर इंपॉर्टेंट मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री के कहने भर से नहीं हो जाएगा, पूरे मंत्रिमंडल का लिखित आना चाहिए, उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर जब इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था, तो इंदिरा गांधी की अपनी इच्छा थी, मंत्रिमंडल को पता ही नहीं था कि क्या है। जब आपातकाल लागू हो गया, तब मंत्रिमंडल को बताया गया कि नहीं, इमरजेंसी लागू हो गई है। कहानी समझ में आ गई? तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा दो संशोधन यहां पर ध्यान में रखिएगा। कहां पर? आर्टिकल 352 में। एक तो आंतरिक अशांति को किससे बदल दिया गया? सशस्त्र विद्रोह से। और दूसरा क्या किया गया कि मंत्रिमंडल की लिखित शिकायत पर ही ये काम होगा, राष्ट्रपति उद्घोषणा करेंगे। ठीक। तीसरी बात, ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है, ये राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 देश के संपूर्ण भाग या किसी विशेष राज्य या भाग पर लगाया जा सकता है। जैसे जैसे चाइना से अगर युद्ध हो रहा है, तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में क्या कर दीजिए, राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। बाकी भारत को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बाकी स्टेट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब अगर पहले से लागू है या नहीं लागू है, या उसका एक्सटेंशन करना है, तब भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है?
कर सकता है। तो ये किया गया 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 के द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा। अगर राष्ट्रपति किसी विशेष भाग पर उस आपातकाल को एक्सटेंड कर सकते हैं, लगाना हो, तब ये उद्घोषणा राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, पूरे देश में लगाना हो तब भी राष्ट्रपति करेंगे। पहले से व्यवस्था लागू है फिर उसको एक्सटेंड करना है तब भी राष्ट्रपति ही उद्घोषणा करेंगे। ये आर्टिकल 352 में ये तीन चीजें आप ध्यान में रखिएगा। एक तो 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975, 44वां संविधान संशोधन 1978 जिसके द्वारा दो चेंज किए गए, एक तो आंतरिक अशांति को चेंज करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, और दूसरा कि मंत्रिमंडल की लिखित शिकायत पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो क्या क्या परिवर्तन होंगे और उसके अनुमोदन की क्या प्रोविजंस हैं और क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, तो यहां पर लिख लीजिए आपातकाल अनुमोदन एंड समयावधि। ये चार्ट बना लीजिए। दूसरा है उद्घोषणा की समाप्ति। और तीसरा है प्रभाव। चौथा बिंदु। तो हम कौन सा आपातकाल पढ़ रहे हैं? आर्टिकल 352 राष्ट्रपति शासन, सॉरी राष्ट्रीय आपातकाल। अनुमोदन और समयावधि। अनुमोदन में यह है, क्या लिखिएगा कि संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत द्वारा और अलग अलग, ये भी लिख लीजिए। ऐसा नहीं कि ज्वाइंट सिटिंग बुला करके और पारित कर दिए। राज्यसभा से अलग विशेष बहुमत होगा और लोकसभा से अलग। विशेष बहुमत आपको बहुमत के प्रकार पढ़ाए हैं। सामान्य बहुमत क्या होता है? उपस्थित और मत देने वाले जो हैं उनका 50% से एक ज्यादा, वो है क्या? सामान्य बहुमत। विशेष बहुमत क्या है? उपस्थित एवं मतदान देने वालों का 2/3 और सदन में कुल सदस्य संख्या का बहुमत, यह है विशेष बहुमत। ठीक, ये जो विशेष बहुमत वाला कॉन्सेप्ट आया, ये किससे के द्वारा आया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और समयावधि का मतलब क्या है? कि उद्घोषणा के लागू होने से 1 माह के अंदर। पहले ये समय सीमा 2 माह थी, जैसे आज उन्होंने उद्घोषणा कर दी और हो सकता है लोकसभा का विघटन हो गया हो, या लोकसभा हो भी और राज्यसभा भी हो, तो पहले ये समय सीमा थी 2 माह, मतलब 2 माह के अंदर उस प्रस्ताव को पारित कराना पड़ेगा विशेष बहुमत से। अगर अनुमोदन मिल गया तभी वो लागू रहेगा। कब तक? 6 महीने तक। अगर वो अनुमोदन नहीं मिला तो क्या हो जाएगा? 6 महीने बाद अपने आप निरस्त। लेकिन ये 2 माह की जो समय सीमा है उसको घटा करके 1 माह कर दिया गया। किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पर 2 चेंज किए गए। एक तो अनुमोदन की समयावधि 2 माह से घटाकर 1 माह कर दी गई, 30 दिन।
और दूसरा सामान्य बहुमत की जगह क्या कर दिया गया, विशेष बहुमत। ठीक। अब ऐसा भी हो सकता है कि जब ये लागू हो तो हो सकता है कि लोकसभा विघटित हो जाए या पहले से ही विघटन में हो। तब क्या करेंगे कि जब उसकी नेक्स्ट बैठक होगी तब से लेकर के 30 दिन के अंदर उस प्रस्ताव क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। उसके पहले राज्यसभा ये प्रस्ताव पारित कर चुकी हो, क्योंकि राज्यसभा तो कभी विघटन होता नहीं उसका, तो राज्यसभा पारित कर दिया प्रस्ताव विशेष बहुमत से, और जब लोकसभा बैठेगी तो उसकी पहली बैठक से कितने दिन, 30 दिन के अंदर अनुमोदन होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर लिख लीजिए एक चीज और कि यदि लोकसभा विघटित हो गई हो तो लोकसभा के पुनर्गठन के बाद की पहली बैठक से 30 दिन के अंदर अनुमोदन होना चाहिए। इसके पहले राज्यसभा अनुमोदित कर चुकी हो, क्योंकि राज्यसभा का तो विघटन हुआ नहीं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, बात समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज और यहीं पर, ये तो हुआ क्या कि अनुमोदन हो गया। अब जब अनुमोदन हो गया तो कब तक लागू रहेगा, तो यहां पर लिख लीजिए अनुमोदन के बाद 6 माह तक जारी रहेगा। हर 6 माह के बाद, हर 6 महीने बाद संसद के द्वारा वापस से अनुमोदित होना चाहिए। और जितने टाइम तक आपको लगाना है, तो 6-6 महीने का ही एक्सटेंशन मिलेगा अनंत काल तक, मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं है। लेकिन एक बार में एक्सटेंशन कितना होगा, 6 माह का बस, और 6 महीने बाद वापस से यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी, अलग अलग सदनों से विशेष बहुमत के द्वारा पारित होना चाहिए। बात समझ में आ गई। ये जो है संसद के द्वारा 6 महीने का, ये लाया गया किसके द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो पहले क्या था, पहले मंत्रिमंडल की इच्छानुसार था, मंत्रिमंडल जब तक चाहे तब तक, पहले ये प्रोविजन था। बात समझ में आई। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा एक तो विशेष बहुमत आ गया, दूसरा 2 महीने की टाइम लिमिट कम करके 1 महीने ला दिया गया, और तीसरा क्या ला दिया गया कि संसद के द्वारा हर 6 महीने के बाद अनुमोदन होगा। पहले क्या था कि एक बार अनुमोदन हो गया तो अनंत काल तक जारी रहेगा, ऐसा नहीं है। 6 महीने तक उसकी अवधि रहेगी एक बार अनुमोदन होने के बाद। उस 6 महीने के बाद क्या है कि दोबारा से वही प्रोसेस है, अगर फिर से अनुमोदन हुआ तभी लागू होगा, अदरवाइज वो अपने आप क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, अपने आप ये माना जाएगा कि इसकी अवधि खत्म हो गई। कहानी समझ में आ गई। ये क्या था, समयावधि और अनुमोदन। ठीक, अप्रूवल। अब यहां पर तीसरा कॉलम क्या था, उद्घोषणा की समाप्ति। उद्घोषणा की समाप्ति में कैसे उद्घोषणा की समाप्ति हो सकती, कैसे आपातकाल की जो उद्घोषणा है वो समाप्त कैसे हो सकती है। तो पहला है राष्ट्रपति द्वारा आदेश। राष्ट्रपति एक लिखित आदेश निकालेंगे और उसमें क्या होगा,
ये कहा जाएगा कि इतने तारीख से या आज से इमरजेंसी प्रोविजन खत्म, इमरजेंसी राष्ट्र नेशनल इमरजेंसी समाप्त की जाती है। आज से या जो भी डेट वो दें, तो राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा। यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि वापसी के लिए, लागू करने के लिए तो संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पर संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। ये विशेष बात है। लागू करने के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता है, लेकिन वापसी लेने के लिए राष्ट्रपति के एक सिंपल से आदेश के द्वारा वापसी की जा सकती। तो एक तरीका तो ये हुआ, और दूसरा तरीका क्या हुआ? लोकसभा इसके जारी रहने के अनुमोदन को निरस्त कर दे। यहां पर अप्रूवल दिया लोकसभा ने, राज्यसभा ने, जारी हो गया। एक महीने बाद लगा लोकसभा को कि जरूरत नहीं है, तो एक महीने बाद लोकसभा क्या कर दे? उस अनुमोदन को निरस्त कर दे। अब यहां पर दो चीजें विशेष ध्यान रखना है। ये शक्ति लोकसभा को दी गई, राज्यसभा को नहीं, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर ये जो अनुमोदन का निरस्त करने का प्रस्ताव है वो सदन में रखा जाएगा। तो लागू करने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता थी? विशेष बहुमत की। लेकिन निरस्त करने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होगी? साधारण बहुमत। तो जो आपातकाल को निरस्त करने का प्रोविजन लोकसभा में लाया जाएगा वो साधारण बहुमत से पास हो जाए तब भी आपातकाल निरस्त माना जाएगा, समाप्त माना जाएगा। ठीक। तीसरा तरीका और है, और यदि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य स्पीकर, स्पीकर का मतलब अध्यक्ष, या राष्ट्रपति को ज्ञापन दे दें, रिटर्न में दे दें। राष्ट्रपति को कब देंगे? जब लोकसभा ना चल रही हो। यहां पर लिख लीजिए, जब लोकसभा ना चल रही हो। ठीक है। तब भी क्या होगा? राष्ट्रपति का आदेश निकल गया, लोकसभा अनुमोदन जारी रहने का, निरस्त करने का अगर वो कर दिया, अनुमोदन कर दिया, और अगर 1/10 सदस्य संख्या राष्ट्रपति को ज्ञापन दे, तो यहां पर, तो ज्ञापन का मतलब नोटिस, तो 14 दिन के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल को निरस्त करने का प्रस्ताव सदन के बैठक में रखा जाएगा, और वो प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हो गया तो वो क्या हो जाएगा? इमरजेंसी समाप्त हो जाएगी।
एक चीज यहां पर और ध्यान दीजिएगा, ये जो साधारण बहुमत वाला कॉन्सेप्ट है निरस्त के लिए लोकसभा का, ये भी लाया गया क्या, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो लागू करना है विशेष बहुमत, हटाना है राष्ट्रपति हटा सकते हैं, संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं। और लोकसभा अगर साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे कि अब राष्ट्रीय आपातकाल की जरूरत नहीं है, तब भी निरस्त हो जाएगा। ठीक है। तीसरी बात, प्रभाव। प्रभाव तीन जगह हमें देखना है। एक तो है सेंटर स्टेट रिलेशन पर, केंद्र राज्य संबंध कैसे बदलेंगे इस प्रस्ताव के द्वारा। दूसरा, लोकसभा का कार्यकाल ये कैसे बदलेगा। और तीसरा, मूल अधिकार, मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फंडामेंटल राइट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो तीन चीजों पर प्रभाव हमें देखना है, सेंटर स्टेट रिलेशन पर, लोकसभा का कार्यकाल पर और मूल अधिकार पर। ठीक, तो बारी बारी से चलते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध में क्या है, तीन संबंध हैं। कौन कौन से, कार्यकारी संबंध, प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय। इनमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो स्टेट की जो असेंबली होती है और स्टेट का जो मंत्रिमंडल होता है वो विघटित नहीं होता। यहीं पर लिख लीजिए, राज्य विधायिका विघटित नहीं होती। ये पहली चीज है। ओनली निलंबित रहती है, सस्पेंडेड रहती है। मतलब वो काम नहीं करेगी लेकिन जीवित रहेगी। और समस्त काम, कार्यकारी विधायी समस्त शक्ति किसके पास आ जाएगी, कार्यकारी शक्ति तो आ जाएगी राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति चाहे खुद से या राज्यपाल के माध्यम से शासन चलाएगा। ठीक, और विधायी शक्ति किसके पास आ जाएगी, संसद के पास। मतलब राज्य मैटर पर जो भी कानून बनाए जाएंगे वो राज्य विधायिका बनाएगी या संसद, संसद बनाएगी। ठीक, राज्य विधायिका रहेगी लेकिन उस समय के लिए सस्पेंडेड रहेगी, निलंबित रहेगी। ठीक है। वित्तीय संबंध में क्या है कि सभी कुछ किसके पास आ जाएगा, राष्ट्रपति के पास। वो चाहेंगे तो उनका जो कर्मचारियों का, राज्य कर्मचारियों का वेतन दिया जाता है उसमें भी कटौती कर सकते हैं। जो जजेस हैं उनमें भी कटौती कर सकते हैं, उनके वेतन में भी, सुविधाओं में भी। ये सारी चीजें ये आपको ध्यान में रखना है कि जो हाई कोर्ट है वो वैसे ही चलते रहेंगे जैसे पहले चलते थे। हाई कोर्ट कभी भी सुप्रीम कोर्ट या सेंटर के अंडर में नहीं आएंगे। वो ठीक उसी प्रकार काम करेंगे जैसे पहले काम कर रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट, एक चीज यहां पर और ध्यान में रखिएगा। सपोज इमरजेंसी प्रोविजन लागू है और संसद ने राज्य सूची के किसी मैटर पर कानून बनाया। किसी राज्य विशेष में अगर लागू है तो उस राज्य के बना देंगे, अदरवाइज जो है राज्य सूची के किसी विषय पर बनाए कानून। अब राज्य सूची पर विषय कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्य विधायिका को। राज्य विधायिका तो निलंबित है। तो ऐसा बनाया गया कानून, यहां पर लिख लीजिएगा, राज्य सूची के विषय पर
बनाया गया कानून 6 महीने तक वैलिड रहेगा। आपातकाल की समाप्ति के बाद, ये भी लिख लीजिएगा, आपातकाल अगर आज से समाप्त हुआ तो आज जो भी कानून बना है वो 6 महीने तक वैलिड रहेगा। इसके बाद अगर 6 महीने से ज्यादा उसकी वैलिडिटी करनी है तो राज्य विधायिका जब जीवित हो जाएगी तो वो क्या करेगी, अनुमोदन करेगी। अगर वो पहले ही इसको निरस्त कर देती है, अनुमोदन नहीं करती है, तो ये पहले भी निरस्त हो जाएगा। अगर वो कोई काम नहीं करती, ना अनुमोदन करती है, ना निरस्त का प्रस्ताव करती है, तो इसकी लाइफ कितने दिन की होगी, 6 महीने की। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे वित्तीय आपातकाल, वित्तीय के समय, तो ये पूरे वित्त वर्ष तक काम करेंगे। यहाँ पर 6 महीने का कोई मतलब नहीं है। वित्त वर्ष क्या होता है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। अगर दिसंबर में आपातकाल खत्म हो गया तब भी वो 31 मार्च तक चलता रहेगा वही नियम कानून। ठीक है, तो ये जरा यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर एक चीज ये ध्यान रखिए, ये गलती हो गई थी कि राज्य विधायिका राज्य विधायिका निलंबित नहीं होती। बस केंद्र के नियंत्रण में आ जाती है। ठीक है, उनका निलंबन नहीं किया जाता। ये जरा गलती एक बार सुधार लीजिएगा। ठीक है, पहले मैंने क्या बता दिया था, निलंबित हो जाती है, लेकिन राष्ट्रपति शासन में राज्य विधायिका और राज्य का जो मंत्रिपरिषद है वो निलंबित नहीं होता है। जब निलंबित नहीं होगा तो विघटित भी नहीं होगा। बस ये है कि वो अपना कार्य नहीं करता है, वो सारा कुछ किसके अंडर में आ जाता है, केंद्र के अंडर में। ठीक। दूसरा पॉइंट ये है कि लोकसभा और राज्यसभा का, सॉरी, लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव। लोकसभा और राज्यसभा के राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें यह प्रभाव पड़ेगा कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। अनंत काल लिखिएगा और एक बार में 1 वर्ष लिखिएगा। उदाहरण लिख लीजिए, जो 5वीं लोकसभा थी जिसका कार्यकाल 1971 से लेकर के 75 तक था, इसका 2 बार बढ़ाया गया, 75 से 76 और फिर 76 से 77, 2 बार बढ़ाया गया।
पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो कार्यकाल बढ़ाने का मामला है, ये एक बार में 1 वर्ष के लिए ही हो सकता है, और कहां तक? अनंत काल तक, जब तक चाहो तब तक। ठीक। और किसके द्वारा ये होगा? साधारण बहुमत के द्वारा होगा। अगर कहीं भी बहुमत नहीं लिखा है तो किसके द्वारा मानेंगे? साधारण बहुमत के द्वारा। यही सेम चीज राज्य विधानमंडल के लिए भी है। सेम राज्य विधानमंडल के लिए। अब आपको यह ध्यान में रखना है कि विधानमंडल तो निलंबित है। अब निलंबित है तो उसके कार्यकाल को कौन बढ़ाएगा? संसद बढ़ाएगी। ये संसद द्वारा होगा। ठीक है, क्योंकि वो राज्य विधानमंडल क्या है? निलंबित है। नेक्स्ट, मूल अधिकार पर प्रभाव। मूल अधिकार पर प्रभाव हमें दो चीजों पर ध्यान में रखना है। एक तो है आर्टिकल 19 और एक है मूल अधिकार कहां से कहां तक है? 14 से लेकर के 32 तक। 12 में मूल अधिकार का वो दिया है डिफिनीशन, और 12 में राज्य की परिभाषा दिया गया है, और 13 में दिया गया है कि इसके तहत कौन कौन से मूल अधिकार के मतलब कानून के दायरे में इसके अंदर जो राज्य लिखा है उसके उसमें जो है कौन कौन शामिल होंगे। और उसमें हमने क्या पढ़ा था कि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है। विधि के अंतर्गत क्या क्या चीजें आ रही हैं वो आर्टिकल 13 में है। तो मेनली 14 से 32 है। अब मूल अधिकार पर आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे ही आपातकाल की उद्घोषणा होती है तो आर्टिकल 358 के तहत आपातकाल मतलब राष्ट्रीय आपातकाल हम पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू होते ही आर्टिकल 19 के तहत अधिकार समाप्त, सॉरी निलंबित मान लीजिए। मतलब जैसी ही उद्घोषणा लागू हुई आर्टिकल 19 के तहत सारा राइट आपके खत्म हो जाते हैं। आर्टिकल 19 नहीं खत्म होता है, उसके तहत जो अधिकार हैं वो थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाते हैं। कब तक? जब तक राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहेगा। जैसे ये हटा वो पुनः जीवित हो जाएंगे, जैसे ग्रहण होता है। मतलब राष्ट्रीय आपातकाल लगा तो आर्टिकल 358 आर्टिकल 19 को ढक लेगा। मतलब आप आर्टिकल 19 में 6 अधिकार थे, पता है ना? वाक एवं अभिव्यक्ति, कुछ बोलने का, उसके बाद क्या था? सम्मेलन का, फिर संघ बनाने का, फिर विचरण करने का, फिर कहीं भी बस जाने का, और फिर जब बस जाएंगे तो व्यवसाय या वृत्ति करेंगे, रोजगार ढूंढेंगे। ये 6 अधिकार हैं। तो ये 6 के 6 अधिकार क्या हो जाएंगे? अपने आप निलंबित हो जाएंगे। ये सारा काम अपने आप होगा। इसके लिए किसी नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। कोई आर्डर राष्ट्रपति के द्वारा नहीं निकाला जाएगा, कोई नोटिस राष्ट्रपति के द्वारा नहीं निकाला जाएगा। लेकिन जो आर्टिकल 359 है वो ये बताता है कि राष्ट्रपति आर्टिकल 20 और 21, आर्टिकल 20 क्या है? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार, वही जो अपने विरुद्ध गवाही नहीं दिया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता।
जो सजा जो उस समय के कानून के अनुसार है उससे ज़्यादा सजा नहीं दी जा सकती, और एक ही दंड के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। ये सारी चीज़ें आर्टिकल 20 में है। आर्टिकल 21 में क्या है? जीवन का अधिकार। ठीक। तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी ये अधिकार निलंबित नहीं होते, को छोड़कर बाकी मूल अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। किसके द्वारा? आदेश के द्वारा। यहाँ पर राष्ट्रपति एक आर्डर निकालेंगे, और उस आर्डर में इनको छोड़ करके, और ये तो पहले से निलंबित हैं, बाकी जो मूल अधिकार हैं 14, 16, 17, 18 जो भी हैं, उनको राष्ट्रपति अपने आदेश में मेंशन करेंगे। दो चीजें ध्यान में रखिएगा। एक तो अधिकार मेंशन करेंगे, मेंशन का मतलब लिखेंगे कि कौन कौन से अधिकार, और दूसरा अवधि भी लिखेंगे कि कितने दिन के लिए। ये दोनों उनके आर्डर पर होगा। और ये सब कब किया गया है? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 अपने आप निलंबित होगा। आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति आर्डर निकालेंगे, उसमें अधिकार जो जो निलंबित करना होगा वो लिखेंगे, और कितनी अवधि तक निलंबित रहेंगे वो लिखेंगे, लेकिन उसमें आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं किया जा सकता। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। ये आर्टिकल 358 संपूर्ण देश में, और ये देश के किसी भाग में भी हो सकता है या संपूर्ण देश में भी हो सकता है। कहानी समझ में आ गई? नेक्स्ट, नेक्स्ट जो आपको ध्यान में रखना है, कि आर्टिकल 358 इसके तहत जो आर्टिकल 19 वो हो रहा है, निलंबित हो रहा है, वो आंतरिक एवं बाह्य दोनों आपातकाल में स्वतः लागू हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। आर्टिकल 358 आंतरिक एवं बाह्य दोनों आपातकाल में स्वतः लागू हो जाएगा, और आर्टिकल 359 ओनली बाह्य आपातकाल में होगा। आंतरिक आपातकाल मतलब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर आपातकाल लगा तो आर्टिकल 359 लागू नहीं होगा, मतलब उस समय राष्ट्रपति कोई आदेश नहीं निकाल सकता। ठीक है। ये जो राष्ट्रपति आदेश निकाल रहे हैं, इसको संसद की मंजूरी के लिए अलग अलग सदन में प्रस्तुत करना होगा।
यहाँ भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल हमने क्या कर लिया था, क्या कर लिया है, देख लिया है। अब कहाँ चलते हैं, राज्य आपातकाल में। एक चीज और यहीं पर देख लीजिए, वो क्या है कि अब तक 3 बार ये लागू हुआ, 1962, 1971। ये चाइना के साथ युद्ध हुआ था, ये पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। तो ये किसके लिए कब लागू हुआ था, युद्ध एंड युद्ध के समय, वाह्य आक्रमण वाला नहीं, या वाह्य आक्रमण भी कह सकते हैं, युद्ध और वाह्य आक्रमण। और एक 1975 में लागू हुआ, ये किसके लिए, आंतरिक अशांति, इसी को हटा करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। ठीक, बात समझ में आ गई। 3 बार अब तक राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है। नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन में आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो रहा है, और राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र फेल हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि संविधान के अनुसार राज्य में शासन नहीं चल रहा है। और जब संविधान के अनुसार राज्य में शासन नहीं चलेगा तो राज्य आपातकाल की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो यहां पर क्या है, राष्ट्रपति। अच्छा, एक चीज आपको और बता दें, ये जो ये जो यहां पर राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा है, ये कोई जरूरी नहीं कि युद्ध और वाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह हो ही जाए। अगर यहाँ पर कोई शंका भी होती है ना, कोई आशंका भी होती है, मतलब अगर राष्ट्रपति को ये लग रहा है या मंत्रिमंडल को ये लग रहा है कि ऐसी आशंका है, तो उस आशंका के आधार पर भी राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, लेकिन मन मर्जी से नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर ही लगेगा। पीएम के खाली कहने से नहीं लगेगा, पीएम के खाली रिटर्न में देने से नहीं लगेगा, मंत्रिमंडल की सहमति होनी चाहिए। बात समझ में आ गई। ठीक, अब चलते हैं राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर हर महीने राज्यपाल राज्य की रिपोर्ट भेजते हैं राष्ट्रपति को। उसमें ये बताते हैं कि राज्य सुचारू रूप से संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है या नहीं। राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या राज्यपाल के विवरण के बिना भी, मतलब स्वतः संज्ञान लेकर भी राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। और मैंने बताया था कि ये राष्ट्रपति शासन का जो रूट है 356 आर्टिकल, इसका सोर्स कौन है, आर्टिकल 365, कि अगर राज्य केंद्र का कहना नहीं मान रहे हैं, केंद्र के संचार साधनों को बाधित कर रहे हैं, तब भी
आर्टिकल 356 का उपयोग किया जा सकता है। और मैंने आपको बता रखा है कि राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में अगर लग रहा है तो वो संवैधानिक जुडिशियल रिव्यू के जो है अधीन होगा, न्यायिक समीक्षा के अधिकार के तहत होगा। न्यायिक समीक्षा ये देखेंगे सुप्रीम कोर्ट कि ये जो स्वतः संज्ञान लिए हैं ये भेदभावपूर्ण तो नहीं ले लिए स्वतः संज्ञान। ठीक, इसमें और राष्ट्रपति शासन में अंतर यह है कि जिस भी राज्य में राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन में अंतर क्या है कि वहां पर राष्ट्रीय आपातकाल में जो विधानसभा थी वो निलंबित होती थी, विघटित नहीं होती थी। मतलब वो जीवित रहती थी और जितने समय के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लागू था उतने समय तक वो काम नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगा वहां की विधानसभा का विघटन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, राज्य विधानसभा का विघटन हो जाएगा। और जब विघटन हो जाएगा तो कोई भी कानून बना सकते हैं, ये नहीं बना सकते। तो इनका कानून कौन बनाएगा? लोकसभा, ठीक, या संसद। अब चलिए वही चार्ट बनाते हैं। एक तो आपातकाल लिखते हैं इधर, दूसरा समयावधि और अनुमोदन, फिर वापसी, और फिर प्रभाव या परिणाम। ठीक, तो आपातकाल की बात करें तो राष्ट्रपति शासन, यहां पर राष्ट्रीय आपातकाल में क्या था कि अनुमोदन कितने दिन के भीतर होना था? 30 दिन के अंदर। यहां पर क्या है? 2 माह के भीतर। पहली बात, सॉरी, समयावधि में 2 माह के भीतर अनुमोदन होना चाहिए। और अनुमोदन में और क्या हमने पढ़ा था? क्या पढ़ा था कि जो अनुमोदन होना चाहिए वहां पर लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग, और साथ में कौन सा होना चाहिए? विशेष बहुमत। तो यहां पर भी क्या है? अनुमोदन दोनों सदनों द्वारा। यहां पर विशेष बहुमत नहीं है, यहां पर क्या है? सामान्य बहुमत। अगर बहुमत कहीं ना लिखा हो या कुछ ना लिखा हो, केवल बहुमत लिखा हो, तो इसका मतलब आप क्या मानेंगे? सामान्य बहुमत। ठीक, एक्सटेंशन अगर देना हो, अगर एक बार अनुमोदन हो गया तो कितने दिन तक वैलिड रहेगा? 6 माह तक। तो यहां पर लिख लीजिए, अनुमोदन के बाद 6 माह तक लागू। हर 6 महीने बाद मैक्सिमम 3 साल तक के लिए 6 6 महीने करके बढ़ाया जा सकता है। वहां पर मैंने क्या देखा था राष्ट्रपति शासन में कि हर 6 महीने बाद एक्सटेंशन चाहिए, हर 6 महीने बाद एक्सटेंशन चाहिए, और अनंत काल तक चल सकता है। लेकिन यहां पर क्या है कि हर 6 महीने बाद एक्सटेंशन चाहिए, वो भी 6 6 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा, लेकिन इसमें लिमिट क्या है कि मैक्सिमम 3 साल तक ही ये चल सकता है। ठीक, बात समझ में आ गई?
अब यहां पर आपको ध्यान में रखना है, वो क्या ध्यान में रखना है? 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि 3 वर्ष से ज्यादा किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन दो आधारों पर लगाया जा सकता है। वो दो आधार कौन से हैं? पहला, पहला आधार क्या है? यदि पूरे देश में, राज्य में या राज्य के किसी भाग में राष्ट्रपति शासन लागू हो तब। क्योंकि राष्ट्रपति शासन लागू होने की अवधि क्या है? अनंत काल तक। या तो राष्ट्रपति शासन लागू हो, या दूसरा तरीका क्या है, दूसरा आधार क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो चुनाव आयोग है, वह यह प्रमाणित करे कि राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए कठिनाइयां हैं, मतलब परिस्थितियां ठीक नहीं हैं कि विधानसभा चुनाव कराए जाएं। तभी हम 3 साल से ज्यादा क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे। ठीक, बात समझ में आ गई? चलिए, ये तो हुआ क्या? समयावधि और अनुमोदन। वापसी की उद्घोषणा, वापसी की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति एक आदेश निकालेंगे, जैसे वहां पर था राष्ट्रपति शासन में, वहां पर क्या था? 3 तरीके थे, या तो राष्ट्रपति को कर दें, या लोकसभा निरस्त का प्रस्ताव पारित कर दें, या लोकसभा के 1/10 सदस्य राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप दें अध्यक्ष को, और जैसे ही सौंपेंगे उसके 14 दिन के भीतर सदन पर बैठक होगी और मतदान होगा उस प्रस्ताव पर। ठीक, तो यहां पर क्या है? राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा की वापसी हो सकती है, लेकिन यहां पर ये ध्यान में रखिएगा, संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। वहां पर भी नहीं थी कि आवश्यकता नहीं है। ठीक, बात समझ में आ गई? प्रभाव क्या है? राष्ट्रपति समस्त शक्तियां किसके पास आ जाती हैं? राष्ट्रपति के पास। ठीक, विधानसभा की समस्त शक्ति किसके पास आ जाती है? संसद के पास। सीएम और उनका मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल राष्ट्रपति विघटित भी कर सकता है और निलंबित भी कर सकता है, दोनों कर सकता है। मैक्सिमम केस में वो विघटित करते हैं। ठीक, इसी तरह राज्य विधानमंडल विघटित भी हो सकता है और निलंबित भी हो सकता है। जनरली वो क्या करते हैं? विघटित करते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई? अब आपको यहां पर कुछ चीजें ध्यान में रखनी है,
कुछ चीजें ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले 1951 में कहाँ पर लागू हुआ ये? पंजाब में। 1947 में देश आज़ाद हुआ और सबसे पहले कहाँ पर लागू हो गया राष्ट्रपति शासन? 1951 में पंजाब में। और धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल किया गया। मैंने आपको बताया कि कैसे इसका यूज किया गया। जब भी विपक्षी दल की सरकार दूसरे स्टेट में आती थी, केंद्र में दूसरे स्टेट की सरकार है, तो अधिकतर ये किया जाता था कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता था। लेकिन एक मामला आया जिसको बोलते हैं SR बोम्मई मामला। ये आया 1994 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी। वो गाइडलाइंस क्या थी? पहला, राष्ट्रपति शासन का लगाया जाना जुडिशियल रिव्यू के दायरे में है, मतलब उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। ठीक है। दूसरी बात, विधानसभा तभी विघटित होगी। मैंने आपको बताया कि विधानसभा और राज्य का जो CM और मंत्रिमंडल है उसको विघटित भी कर सकते हैं, निलंबित भी कर सकते हैं। विधानसभा तभी विघटित होगी जब राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन संसद द्वारा मिल जाए। विधानसभा तभी विघटित होगी जब राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन संसद द्वारा मिल जाए। अगर नहीं मिल पा रहा है तो तब तक विघटित की बजाय क्या हो जाएगी? यहां पर लिख लीजिएगा, तब तक विघटित की बजाय वो क्या रहेगी? निलंबित। बात समझ में आई? तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां की, धर्मनिरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है। यदि कोई सरकार सांप्रदायिक राजनीति करती है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही हो सकती है। ये SR बोम्मई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और जो काम विधानसभा विधानमंडल के केस में हुआ वही काम क्या है? मंत्रिपरिषद के केस में भी होना है कि राज्य मंत्रिपरिषद के विश्वास मत कहाँ चेक किया जाएगा? संसद में। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित तो वो विघटित हो जाएगा। अगर विश्वास मत उसको मिल गया तो वो निलंबित रहेगा तब तक जब तक कि राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा। इसी वजह से कहा गया है कि निलंबित और विघटित दोनों हो सकता है। ठीक, बात समझ में आ गई? अब
यहां पर एक चीज और ध्यान में रखिएगा। वो क्या ध्यान में रखना है? पहली बात, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा थोड़ा, कि राज्य में कुशासन, अंडरलाइन, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप और राज्य में वित्तीय संकट, फाइनेंशियल क्राइसिस, इस आधार पर राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता। ठीक, इस आधार पर राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता। अगर राज्य में कुशासन हो, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध कोई भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हों, या राज्य में वित्तीय संकट हो, तो इसके आधार पर राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता। एक आधार और नोट कर लीजिए, यदि राज्य को, राज्य मतलब राज्य मंत्रिपरिषद को, गलती सुधारने की चेतावनी ना दी गई हो, जैसे प्रशासनिक गलतियां हो जाती हैं, अब उस, ये क्या हो गया, प्रशासनिक गलतियां हो जाती हैं, अब प्रशासनिक गलती का इस्तेमाल, उसको एक तरीके से राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो गलत है। तो अगर आप प्रशासनिक गलती हो गई और आपने केंद्र सरकार ने चेतावनी दी, फिर भी वो नहीं सुधारे, तब राष्ट्रपति शासन लग सकता है। लेकिन अगर चेतावनी नहीं दी है और उसके बाद अपने आप एक्शन ले लिए, राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं इसके आधार पर, तो ये गलत है। तो ये चार आधार देख लीजिएगा, ये एसआर बोम्मई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया है। ठीक है, चलिए। सबसे पहले सबसे ज्यादा कहां लगा? सबसे ज्यादा लगा है ये मणिपुर में, 10 या 12 बार लग चुका है। फिर लगा है यूपी में 10 बार। ठीक, फिर जे एंड के, पंजाब और बिहार। तो ये जरा सीक्वेंस ध्यान में रखिएगा। इसके बाद लास्ट है वित्तीय आपातकाल। मैंने बताया है, जब भारत का साख संकट, क्रेडिट जो है वो संकट पर आ जाए, तब वित्तीय आपातकाल लगेगा। इसमें भी क्या है, वही हेडिंग डाल लीजिए, अनुमोदन और समयावधि। अनुमोदन अलग अलग सदन में, सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत यहां पर नहीं है, विशेष बहुमत खाली एक ही जगह है। और अब समयावधि क्या है, 2 महीने के अंदर, 1 महीने, 2 महीने सभी जगह थी। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति शासन में क्या कर दिया गया, सॉरी, राष्ट्रीय आपातकाल में क्या कर दिया गया, 2 महीने से लिमिट घटा करके 1 महीने कर दी गई। ठीक, तीसरी बात यहां पर क्या है, एक बार अप्रूवल होने के बाद कब तक लागू रहेगा? मैक्सिमम लिमिट नहीं दी गई।
पूरे वित्तीय वर्ष तक चलेगा। जारी रखने के लिए दोबारा अनुमोदन आवश्यक नहीं। यहां पर ये वाला वर्ड थोड़ा हटा दीजिएगा। मैक्सिमम लिमिट नहीं दी गई है, कब तक जारी रहेगा, और दोबारा जारी करने पर बाकी जगह पर क्या था, हर 6 महीने बाद एक्सटेंशन ले रहे थे, लेकिन यहां पर क्या है कि दोबारा के लिए कोई लिमिट नहीं दी गई। उद्घोषणा की समाप्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, एक आदेश निकाल करके। यहां पर भी यही है, संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है। फिर क्या आ जाएगा? प्रभाव। प्रभाव में क्या ध्यान में रखना है कि राज्य के सभी वित्तीय मामले पर केंद्र का नियंत्रण। ठीक। आपातकालीन प्रावधान के बारे में डिबेट्स हुई थी संविधान सभा में। राज्य तो कब से कह रहे हैं कि ये नहीं रहना चाहिए, राष्ट्रपति शासन वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहना चाहिए। एक इमरजेंसी देश झेल चुका है 1975-77 के उसमें। ठीक है, तो एक सदस्य थे सर आलादी कृष्ण अय्यर। इन्होंने इस आपातकालीन प्रावधान को कहा संविधान की जीवन साथी या संविधान का जीवन साथी। और एक सदस्य थे जिनका नाम था महावीर त्यागी। इन्होंने क्या दिया? सुरक्षा वाल्व की संज्ञा दी, सेफ्टी वाल्व, आपातकालीन प्रावधान को। ठीक, टेबल जैसे बताए हैं वैसे ही टेबल बनाइएगा नोट्स में, चीजें फटाफट रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है। दूसरी बात, कंपैरिजन, जब चीजें आपके पास होंगी तो कंपैरिजन करने में आसानी होगी। तो राष्ट्रीय आपातकालीन प्रोविजन, आपातकालीन प्रावधान का चैप्टर ये समाप्त होता है। बार बार रिवाइज कीजिएगा, खास करके अनुमोदन, समयावधि, और एक बार में तीनों में ही है, वित्तीय आपातकाल को छोड़ करके हर 6 महीने बाद 6 6 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा। राष्ट्रीय आपातकाल में कोई लिमिट नहीं ली गई है, जब अनंत काल तक, जब तक पहले क्या था कि जब तक मंत्रिमंडल चाहे इच्छानुसार, लेकिन अब क्या है कि हर 6 महीने बाद रिव्यू करना पड़ेगा, अनुमोदन लेना पड़ेगा। और उसके बाद क्या है, राष्ट्रपति शासन में मैक्सिमम लिमिट है 3 साल। 3 साल के बाद तभी है जब दो कंडीशन है, जब राष्ट्रपति शासन लागू हो तब नहीं होगा, और दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये प्रमाण पत्र दे कि अभी चुनाव कराने में कठिनाई है। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए,
मेहनत कीजिए, चीज़ों को बार बार रिवाइज कीजिए, लिखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिए। धन्यवाद।